हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं किसकी, सी डी एस 124 के इकोनॉमिक्स चल रहा है सर। अभी पॉलिटी कर चुके हैं, ज्योग्राफी कर चुके हैं। अभी आते हैं सर अपन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पे। ठीक है सर, आते हैं सर पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन है अपना इकोनॉमिक्स का, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में दे रखा है कि जीडीपी जो डिफ्लेटर है उसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है सर, कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो कैप्चर करता है किसे, एवरेज प्राइस को अनचेंजिंग बास्केट ऑफ कमोडिटीज का। सर अनचेंजिंग को नहीं करता है, ध्यान रखना है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बेसिक सी, एकदम सिंपल सी, कि जो अनचेंजिंग सर अगर चेंज नहीं होगी तो इन्फ्लेशन का पता कैसे चलेगा। जीडीपी डिफ्लेटर तो अपने आप में इन्फ्लेशन के लिए ही तो है। जीडीपी डिफ्लेटर का सबसे पहला काम ही क्या होता है, इन्फ्लेशन पता लगाना। यानी किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, यही तो पता लगाता है वो। जीडीपी डिफ्लेटर का फुल फॉर्म, आपका जो फॉर्मूला होता है इसका, वो यही तो होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है आपका, वो यही तो है सर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। तो नॉमिनल को जब हम रियल से डिवाइड करते हैं तभी तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर पता लगता है। यानी किसी इकोनॉमी में डिफ्लेशन कितना ज़्यादा हो रहा है, प्राइसेस कितनी डिफ्लेट कर रही हैं सर, यही तो होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ध्यान रखना सर। अनचेंजिंग नहीं, चेंजिंग वाले प्राइस को देखता है वो ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है सर अपना। सेकंड बात आती है, जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज टू मेजर द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बट नॉट द इन्फ्लेशन। सर मैंने पहली चीज बोली आपको, ये इन्फ्लेशन चेक करने के लिए ही काम आता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है अपना। ठीक है सर, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो गया आपका डी, नाइदर वन नॉट टू। समझ में आया? देखो बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए बस, जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। अगर आपको ये पता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ईजी था सर। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है अपनी, एमपीसी से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का काम होता है, ध्यान रखना सर, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता है, आरबीआई। ठीक है सर, यानी इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो, वो सब चीज़ें तय की जाती हैं, सारी रेट सब कुछ चीज़ें, सी आर आर, एस एल आर, इन सबको फिक्स किया जाता है हमेशा सर। मनी के फ्लो को चेक करते हैं इकोनॉमी के अंदर। ठीक है सर, अब इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं कैसे फॉलो स्टेटमेंट, और एक देखो इस और करेक्ट पूछ रहा है ना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की गई है अप्रैल 2022 के अंदर। सही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ध्यान रखना। एचडीएफ जो है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है एसडीएफ, वो स्टार्ट किया गया 2022 के अंदर। सही स्टेटमेंट है सर। एसडीएफ बेसिकली जो है वो बैंक्स को एक, जितनी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें एक फैसिलिटी दी गई है कि वो इंस्टेंटली पैसे को जो है वो जमा कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर सकते हैं सर, लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, एच डी एफ रिप्लेस द फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज फ्लोर ऑफ द एलएएफ। देखो एलएएफ का मतलब ये है सर, लिक्विड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की जो फैसिलिटी बनाई जाती है एलएएफ विंडो, वो दी हुई है, उसमें लेते भी हैं देते भी हैं। तो रिवर्स रेपो जो है उसने, एसडीएफ ने रिवर्स रेपो रिप्लेस कर दिया है सर। दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट अपना टी सही हो गया सर, बोथ वन एंड टू। समझ में आई अपने को बात सर, सिंपल सी। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ गया पूरी कहानी मॉनेटरी पॉलिसी का, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ में एफटीए करता है, इंडिया जो है किसी कंट्री के साथ में सर एफटीए करता है, यानी अपन ने एफटीए किया है, यानी एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, दो कंट्री जब कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि उन दोनों कंट्रीज के आपस में, ए और बी दो कंट्री है सर, इनमें जो ट्रेड है वो बहुत फ्रीली होगा। फ्रीली का मतलब है उसमें टैक्सेस हैं, टैरिफ्स हैं, वो सब बहुत कम कर दिए जाएंगे और एक दूसरे के लिए आसान बनाएंगे ट्रेड को। ठीक है सर, ट्रेड को आसान बनाया जाएगा एक दूसरे के लिए, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं सर। इंडिया ने बहुत सारे कर रखे हैं कंट्री के साथ में। ठीक है सर, तो इसमें क्या रखा है, अगर किसी साथ में किया है अदर नेशन के साथ में, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ है वो किस किस चीज पर डिपेंड करेगी सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो फैक्टर समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जिनसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ बढ़ेगी। देखो किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट जितने ज्यादा होते हैं उतना उस कंट्री के लिए बेहतर होता है सर हमेशा। इंपोर्ट कम होने चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होने चाहिए हमेशा। पहला ऑप्शन है सर आपके पास, पहला स्टेटमेंट है एक्सटेंट ऑफ टैरिफ रिडक्शन, यानी टैरिफ जो है वो कम होने चाहिए एम एफ एन के स्टेटस पे। सर एम एफ एन का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन वो कंट्री जिसके साथ में आप ट्रेड करना ज़्यादा आसान समझते हो।
आसानी से ट्रेड हो जाता है आपका। तो अगर टैरिफ को कम कर देंगे तो सर डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, क्योंकि वो कंट्री आपके यहाँ से सामान लेना इजी रहेगा, उसके लिए ट्रेड करना उस कंट्री से इजी रहेगा। इंडिया ने फॉर एग्जांपल किसी XYZ कंट्री से MFN स्टेटस दे रखा है उसको, तो वो कंट्री इंडिया के प्रोडक्ट्स को बहुत इजीली खरीद सकता है सर, ट्रेड कर सकता है उसके अंदर, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है सर, पहला ऑप्शन। सेकंड है रिलैक्सेशन किसके अंदर, रूल्स ऑफ ओरिजिन में। सर रूल्स ऑफ ओरिजिन जो होता है उनका सिंपल सा मतलब यही होता है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी सामान कहाँ पर बनाया गया है, जिस कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है उसका, उस कंट्री के अंदर अगर उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो डेफिनेटली सर उससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे अपने। कोई इंडियन प्रोडक्ट है, अगर उसमें हम रिलैक्सेशन दे देंगे, उसके नॉर्म्स को इजी कर देंगे काम करने का उसको, तो डेफिनेटली सर रूल्स ऑफ ऑर्डर अगर इजी कर देते हैं हम, तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेंगे हमारे। सर एक्सटेंट ऑफ रिलैक्सेशन किसके अंदर, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी। भैया WTO लगातार बात करता है, ध्यान रखना है इस चीज की। WTO तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा बोलता यही है कि फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी में जो मेजर्स होते हैं आपके, उनके अंदर एक लेवल पर रिलैक्सेशन होना चाहिए, उनमें आसानी होनी चाहिए, रिडक्शन आना चाहिए, टैरिफ्स कम होने चाहिए हमेशा। ठीक है सर, ये भी हेल्प करेगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है कभी और, कि जो MFN स्टेटस है यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो स्टेटस देता कौन है। तो ध्यान रखना सर, वो स्टेटस कोई भी कंट्री अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करते हैं, हम लोग खुद देते हैं। मान लो हमें किसी कंट्री को देना है, कोई एक्स कंट्री है उसको देना है, तो इंडिया उसको दे सकता है सर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, तो ध्यान रखना WTO में दिया जाता है वो। एक क्वेश्चन कभी और ये भी बन सकता है फ्यूचर में कि MFN स्टेटस कहाँ दिया जाता है, तो WTO में दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर। ठीक है, ट्रेड के मामले में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया की। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंडिया में बेहतर होगा सर, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल बढ़ता है तो क्या आपने ग्रोथ नहीं होगी सर एक्सपोर्ट्स में, सर डेफिनेटली होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो कंपनी को काम करना आसान रहेगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की सर, लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, FDI ज़्यादा आएगा, वो सारी बात है सर। तो इसका भी फर्क पड़ेगा सर एक लेवल पर ना। इनकम इन नेशंस विद विच इंडिया एंटर्स इनटू FTA। फॉर एग्जांपल सर, ये हमने किसी B कंट्री के साथ में किया, B कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है या उसकी जो इनकम है उस कंट्री की, वो बढ़ती है, उस कंट्री की GDP ग्रो करती है, तो डेफिनेटली सर अगर उस कंट्री की GDP ग्रो कर रही है तो परचेजिंग पावर ही तो बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वहाँ के लोग सामान ज़्यादा खरीदेंगे, जितना सामान खरीदेंगे उतने हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे सर। तो ये भी काम डिपेंड करता है सर। ठीक है, इनकम अगर बढ़ती है तो हमारे लिए बेनिफिट है, जिस कंट्री के साथ में हमने किया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया US ने कर रखा है, US की इनकम बढ़ती है तो हमारे लिए बेनिफिट है सर उसका। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे। तो अपना क्या हुआ, 1 2 3 4 5 सर, पाँचों ही सही है इसमें, तो आपका आंसर हो गया सर करेक्ट बोला उसने सर, है ना, कौन कौन से उसके काम के हैं, तो आंसर हो गया अपना सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज और आर यूज टू ऑब्जर्व द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सर मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है उसको ऑब्जर्व करने में कौन कौन से फैक्टर्स इंडिकेटर्स है जो यूज होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं सर। देखो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब क्या है, जो पॉलिसी रेट्स होती हैं उनमें चेंज करना, यानी मनी के फ्लो को चेंज करना, जो RBI करता है पूरा, यानी ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म करता कौन है सर, RBI। बेसिकली सिंपल सी बात वही है, आपके रेपो रेट और आपका CRR SLR, इन सब के कारण होता क्या है कि लैंडिंग रेट्स चेंज होती हैं, जो लैंडिंग रेट्स हैं आपकी, जो ब्याज की दर है उनमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो सर लैंडिंग रेट को इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा सर। डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट पे जितनी कम होगी ज़्यादा होगी, उससे मनी का फ्लो चेंज होता है। तो मेन चीज़ क्या है इसमें, मनी सर्कुलेशन है, जो मेन काम की बात है ना वो है सर आपका मनी सर्कुलेशन। जो जो चीज़ें मनी सर्कुलेशन को इम्पैक्ट करती हैं ना, वो सब चीज़ें मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। सर इसका मतलब मनी सर्कुलेशन ही तो है। बस UPSC खेल गई किस चीज़ में, एक भारी भरकम शब्द दे दिया, लोगों को लगा, बच्चों को लगा अरे सर पढ़ा हुआ ही नहीं है, बट ये बहुत बेसिक है, ज़्यादा टफ नहीं है सर कुछ भी। सर MCLR का मतलब क्या होता है, बेस रेट। जो पहले अपनी बेस रेट हुआ करती थी वो MCLR ही तो बन गई है अब। बेस रेट बेंचमार्क रेट होती है, मिनिमम वो इंटरेस्ट रेट जिससे नीचे कोई भी बैंक किसी को भी लोन नहीं दे सकता। बेस रेट इट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक चार्जेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। ठीक है सर, मिनिमम। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है सर, ये MCLR कर दिया सर, फैक्टर थोड़ा और जोड़ दिए वो सब चीज़। सर SDF रेट नहीं होती, इसमें ध्यान रखना।
इसके अंदर, क्योंकि एच रेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा कुछ भी। तो 1, 2 और 3 ये नहीं होता सर के साथ। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 आपकी ये है सर, बी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया सर कैसे हुआ है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं सर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है भैया आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है। इज और आर करेक्ट दे रखा है ना। इट वॉज द चेंज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम रूरल से एग्रीकल्चर पे आ गए, रूरल एग्रीकल्चर से लेके वो आगे लोग जो है वो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और सेकेंडरी पे आ गए। सही बात है सर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ यही तो हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर था उससे लोगों ने शिफ्ट किया किस पे, सेकेंडरी पे। यानी मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन्स डेवलप हुई हैं। जितनी ज़्यादा मशीन डेवलप हुई हैं उससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ा है। यूरोप में सबसे पहले आया था, है ना। ठीक है सर, पहला स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन जर्मनी इन अर्ली 18 सर 18th में नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अर्ली 18th में नहीं है, बाद में हुआ है सर, 19th में हुआ है, मिड 19th सेंचुरी में, ध्यान रखना। तो इसके लगभग 100 साल बाद में है। तो ये स्टेटमेंट गलत है सर आपका। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका 2 गलत हो गया तो आप सिंपल समझ सकते हैं यहाँ पे। 2 अगर गलत हो गया तो 2 ऑप्शन उड़ गए आपके, तो आपका 1 बचा और 3 बचा। तो 1 तो सही है ही, बस 3 चेक कर लो। अगर 3 भी सही है तो सर आपका 1 and 3 हो जाएगा ऑप्शन। या अगर 3 गलत है, हो सकता है, देखते हैं सर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस आए। आयरन स्मेल्टिंग में, सही बात है सर, लोहे को पिघलाना, उससे बहुत सारे जो औजार बनने लगे, बहुत सारी मशीनरी बनने लगी, वो सब कुछ हुआ है। उसके बाद में आयरन स्मेल्टिंग पर जोर दिया गया सर, तभी तो मैकेनाइजेशन हुआ है, मशीन डेवलप तभी तो हुई है पूरी पूरी। स्टील का प्रोडक्शन और उसके साथ में स्टीम इंजन वगैरह बने सर, यही तो हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यही सब चीज़ें तो है, स्टीम इंजन बने। स्टीम इंजन के आने के कारण ही तो सब चीज़ें डेवलप हुई हैं, जो पूरा अपना आगे चीज़ें बढ़ी हैं सर। तो इसका आंसर हो गया अपना 1 and 3 सर, सिंपल सा। करेक्ट पूछा, दोनों स्टेटमेंट सही है। बस ये गलत है, अर्ली 18th की जगह 19th होता तो तीनों सही होते हैं आपके। ठीक है, मिड 19th है, ध्यान रखना सर, है ना। 1840 के आसपास, 40-42 के आसपास की बात है। ठीक है सर, नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है अपना नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब देखो, नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कैसा बनेगा सर? एक सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल। नॉर्मल डाउनवर्ड में ये तो बनेगा, नीचे की तरफ आ रहा है सर, है ना। फुली इलास्टिक सप्लाई कर्व। अब यानी बात किसके बारे में कर रहा है सर? इन बात को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। यानी डिमांड और सप्लाई, डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है सर। तो एक साइड में डिमांड आएगा, एक साइड में सप्लाई आएगा। ठीक है सर, एक बात, यानी डाउनवर्ड डिमांड है तो डाउनवर्ड डिमांड, ये डिमांड आ गया, यहाँ सप्लाई आ गया। यही तो कहना चाह रहा है ये सर, सिंपल सा। तो मुझे एक चीज बताओ सर, सिंपल सी बिल्कुल बेसिक बात। जब अगर कर्व ऐसा है, इलास्टिसिटी है उसके अंदर, तो क्या प्राइस में कोई भी चेंज आएगा सर? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रखना, जिस किसी भी चीज के बीच में दो कर्व होते हैं वो उन दोनों पर इम्पैक्ट पड़ता है। और जब इलास्टिक बोला गया तो इलास्टिक का मतलब क्या है कि एक में चेंज आने से दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इलास्टिक का मतलब। ठीक है सर, इलास्टिक बोला उसने, फुल इलास्टिक है। ठीक है, किसी उसका जब फुल इलास्टिक है तो अगर किसी चीज की डिमांड में चेंज आया तो उसके सप्लाई में चेंज आएगा, सप्लाई में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा। यानी एक फैक्टर में कुछ थोड़ा सा चेंज किया आपने, दूसरे में बहुत ज्यादा चेंज होगा। फुल इलास्टिक है, चेंज होता है, 100% होता है। तो सर कभी भी प्राइस में चेंज होगा ही नहीं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन पे। बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट था, मैं हमेशा क्लास समझाता हूँ बच्चों को सर, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो अपने। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो सर फिर दिक्कत नहीं आती कैसी भी। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन में दे रखा है कि नो चेंज इन प्राइस, जाने की जरूरत ही नहीं है सर कहीं भी कैसा भी। तो नो चेंज इन प्राइस यहीं तो दे रखा है बस। बाकी इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम, डिक्रीज दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस एक ही तो है, सी। हो गया आपका आंसर, बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। अगर दो की बात हो रही है तो फुल इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब ही होता है अगर डिमांड में चेंज किया तो सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, सप्लाई में चेंज किया तो डिमांड में फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। सिंपल सा आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सर, कुछ था ही नहीं इसमें। अब लोगों को लगा होगा अरे भैया इसका मतलब समझ नहीं आ रहा सर। हालांकि बता देता हूँ फिर भी इसका मतलब, एक्सोजेनस डिक्रीज इन डिमांड सर, इसका मतलब होता है आप किसी भी प्राइस लेवल पे जाओ, डिमांड घटती ही आ रही है लगातार। यानी जो डिमांड है उसमें डिक्रीज होता आ रहा है लगातार। यानी आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ सर। मान लो डिमांड D1 है, D2 है, D3 है, प्राइस लेवल कोई भी कर दो आप, P1 कर दिया आपने, P2 कर दिया, P3 कर दिया, किसी भी प्राइस लेवल पर चले जाओ सर, डिमांड लगातार घटती आ रही है आपकी। प्राइस चाहे उसको बढ़ा दो कम कर दो, डिमांड लगातार घट रही है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है एक्सोजेनस डिक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब जो निकल के आता है।
सिंपल आंसर हो गया सर आपका। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब देखो जोर किस पे देना है सर, करेक्ट या नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में क्या बोला उसने, नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग है, यानी नेशनल इनकम जो अपन उसको निकालते हैं, उसके लिए कौन सी बात सही नहीं है। इम्पोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, सर हाँ इम्पोर्ट्स को हटाते हैं उसमें से। अब जो जीडीपी की बात कर रहा है सिंपल सा, नेट फैक्टर पेमेंट्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड। सर अब्रॉड वाले इंक्लूडेड नहीं होते कभी भी जीडीपी के अंदर। जीडीपी का तो मतलब ही है, अगर आप जीडीपी की बात करो सर सिंपल सा, अगर मैं जीडीपी पे जाऊं तो जीडीपी का तो मतलब ही सिर्फ 3 फैक्टर याद रखना। जीडीपी जब जब जीडीपी आए सिर्फ 3 बातें याद रखनी है सर। टेरिटरी, उस कंट्री के अंदर जो भी बन रहे हैं। दूसरा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है सर, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तीसरा है सर सिंपल सा आपका फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पर्टिकुलरली जो भी सामान बन के आए हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी में। यानी अगर बात करूं इंडिया की जीडीपी की, तो सर इंडिया की इस टेरिटरी के अंदर जो सामान बन के आया है उसकी वैल्यू ही तो है वो। मैं अगर बात करूं सर इंडियन जीडीपी की, तो वो यही तो निकल के आएगी, सिंपल सा बात खत्म हुई। तो इसमें अब्रॉड वाला ऐड थोड़ी करते हैं, अब्रॉड वाला ऐड नहीं करते, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर वाला ही ध्यान, टेरिटरी मैटर करती है सर। तो आंसर हो गया आपका नॉट करेक्ट, बोल रहा है ये करेक्ट नहीं है सर। सिंपल चीज, जरूरत ही नहीं है पढ़ने के नीचे वाला, कोई लोड ही नहीं कैसा भी। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन M1। देखो M1 M2 ये सर टाइप्स ऑफ मनी होती है, M0 M1 M2 M3। तो उसमें इंडियन इकोनॉमी जो अपन टाइप्स ऑफ मनी होती है उसमें इंक्लूडेड पूछ रहा है कौन सा है। ठीक है सर, तो देखो रिजर्व जो होते हैं वो M0 में आते हैं सर, ध्यान रखना। रिजर्व जो होते हैं वो M0 में आते हैं, ब्रॉड जो होती है आपका बेस मनी से बोलते हैं हम, उसमें आते हैं। तो रिजर्व इसमें नहीं आते, ध्यान रखना सर। जब रिजर्व नहीं आ रहे तो कौन सा ऑप्शन है सर आपका, 1 और 4 तो गए, यानी 1 तो नहीं है, तो इसमें 2 और 3, तो यानी 2 तो आ रहा है आपका, सिंपल सा। ठीक है सर, ध्यान रखना इसके साथ में टाइम डिपॉजिट आते हैं, यानी आपकी करेंसी आती है और आपके टाइम डिपॉजिट आते हैं। डिमांड डिपॉजिट नहीं आते, डिमांड डिपॉजिट M2 में आते हैं, ध्यान रखना सर। तो आपका 2 और 3 हो गया, 2 और 3 का मतलब बी आंसर हो गया आपका। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सर, सिर्फ उन्होंने घुमा के दे दिया थोड़ा सा, और घुमाया भी नहीं है यार, बेसिक पूछा है इसमें तो। ठीक है भैया, आते हैं सर अगली बात पे। नेक्स्ट है आपका, पर कैपिटा जीडीपी जो है किसी भी कंट्री की, वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है इनमें से। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्किंग एज, सर 100% करती है। वर्किंग एज में जो है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितने % लोग हैं जो काम करने वाले हैं। मान लो पॉपुलेशन तो है 100 करोड़, काम उसमें से 5 करोड़ ही करते हैं, तो डेफिनेटली सर जीडीपी पर कैपिटा तो नीचे पहुंच जाने वाली है। डिपेंड करता है सर वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग काम में हिस्सा ले रहे हैं। 100 लोग हैं, काम 2 ही लोग कर रहे हैं, तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम हुई ना, तो ये भी इम्पैक्ट करता है सर। पर वर्कर प्रोडक्टिविटी, सर पर पर्सन जो काम कर रहा है वो काम कितना कर रहा है, उत्पादकता कितनी है उसकी, तो प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। तीनों फैक्टर काम करते हैं सर, तीनों किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सर। था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भैया, कुछ भी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। लोग पता नहीं कहाँ सर बोले सर बहुत टफ आ रहा है, हो नहीं पा रहा, मतलब बहुत बेसिक सा था सर। नेक्स्ट आता है सर अपना, कौन सा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगते हैं, नॉट शेयरेबल सर, जिन्हें शेयर नहीं करता कौन, सेंटर स्टेट के साथ में। यानी सेंटर जो है वो स्टेट के साथ में शेयर नहीं करता। सर देखो बेसिक एक्साइज ड्यूटी वो शेयर करता है, ठीक है, ये तो वो करता है, ये दोनों नहीं करता है सर, ध्यान रखना। ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये तो वो करता है, ध्यान रखना। तो आपके 2 और 3 जो है उनको नहीं किया जाता, 2 और 3 आप क्लियर है सर, क्योंकि ये सेंटर पर्टिकुलर अपने पास रखता है, ध्यान रखना, इन दोनों को सेंटर अपने पास रखता है। ये दोनों जो है आपके सर बेसिक एक्साइज ड्यूटी दोनों में बांटी जाती है, स्टेट में और सेंटर में, दोनों में सर, ठीक है, आधी आधी बांट लेते हैं उसको। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर अपना, तेंदुलकर कमेटी जो थी उसने पावर्टी को लेके एक अपनी रिपोर्ट दी थी सर, उसका स्टेटमेंट है ना। कमेटी ने यूज किया सर किसको, ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी लाइन को, दोनों के लिए, रूरल और अर्बन के लिए। सर ध्यान रखना, ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी को यूज नहीं किया है, दोनों के लिए अलग अलग दिए थे इसने, अर्बन के लिए अलग था, रूरल के लिए अलग था। तो सिर्फ ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी लाइन को नहीं माना है उसने, ऑल इंडिया अर्बन पावर्टी लाइन अलग थी और ऑल इंडिया रूरल पावर्टी लाइन अलग थी, यानी
अर्बन में रूरल में अलग अलग लेवल्स थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका सर गलत हो जाता है, ध्यान रखना। करेक्ट बोला ना उसने, हाँ सर पहला गलत हो जाता है ना। देखो इंपॉर्टेंट यही है इसमें, ध्यान रखना हमेशा सर, हमेशा करेक्ट या नॉट करेक्ट, इसी में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों से जल्दीबाजी में। सेकंड है सर अपना, कमेटी ने बोला किसके लिए सर, पावर्टी लाइन जो है वो फूड कैलोरी नॉर्म्स के हिसाब से, ये स्टेटमेंट सही है सर। यानी एक पर्सन को कितनी कैलोरी चाहिए फूड के अंदर, उसके हिसाब से उन्होंने गरीबी रेखा के अंदर नापा, यानी बीपीएल में कौन होगा कौन नहीं होगा, कितना उसे खर्चा करना होता है पर पर्सन को एक टाइम खाने पे, ठीक है, पर पर्सन पर डे कितना खर्चा करेगा, वो इसके हिसाब से निकाला गया है। तो अपना आंसर हो गया सर, यानी एक पर्सन को कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल सा मतलब है सर कि उसे कितनी जरूरत है खाने की, न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत है, उसके बेस पर निकाला गया है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर जीएसटी के बारे में देखो वापस से नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो जीएसटी के बारे में करेक्ट नहीं है सर, नॉट करेक्ट है ना। ठीक है, अमेंडमेंट, अच्छा ये अमेंडमेंट बिल है सर, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है सर यहाँ पे, ये अमेंडमेंट बिल है यहाँ पे, ये अमेंडमेंट बिल है सर। यहाँ पे हुआ क्या कि बेसिकली जब ये जीएसटी आया था तो उसमें अमेंडमेंट बिल आ रहे थे बहुत सारे, तो अमेंडमेंट बिल की बातें हो रही हैं। इसमें बेसिक्स आए सर, इनमें ये वाली बात सही दी गई है, ये दी गई है। प्रीसियस मेटल्स में सर 1% नहीं है, कितना है 3% है, ध्यान रखना। प्रीसियस मेटल्स गोल्ड वगैरह आप इन पर 3% लगता है, जो जीएसटी लगता है वो 1% नहीं है, तो आपका आंसर हो गया सर सी। ठीक है, बाकी और तो सही है आपकी, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीनों बातें सही है। नॉट करेक्ट बोल रहा है सर, प्रीसियस मेटल्स पे 3% है। ठीक है सर, आते हैं भैया नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सर अपना, वापस से नॉट करेक्ट सर, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, एक स्टेटमेंट है सर, मार्केट मैकेनिज्म ओवर प्रोड्यूस गुड दैट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। अब देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ये समझ में आनी चाहिए सर। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है सिंपल सा, वो चीज जिसको यूज करने से दूसरे का बेनिफिट हो, बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो, यानी किसी एक ने यूज करी तो उसके से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो रहा है सर, मास का बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किए जाते हैं तो उससे बहुत सारे लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सर बहुत सारे लोगों को ट्रैफिक से फायदा मिलेगा, ट्रैफिक कम जाएगा, ट्रैफिक कम होगा उसमें, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव जिससे हमारे यूज करने से, एक पर्सन के यूज करने से ग्रुप ऑफ पीपल पे या पूरे समाज पे या बहुत सारे लोगों पे, ग्रुप ऑफ पीपल, उन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता। ठीक है सर, तो नॉट करेक्ट बोल रहा है। मार्केट मैकेनिज्म जो है ओवर प्रोड्यूस गुड दैट सर, जो जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले होते हैं ना, उनका तो प्रोडक्शन अंडर प्रोडक्शन होता है, अंडर प्रोडक्शन, ओवर तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली फिर तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रहेगी नहीं। तो जो जो चीजें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाली होती हैं उनके लिए अंडर प्रोडक्शन होता है उनका। ठीक है, आंसर हो गया सर आपका, नॉट करेक्ट बोल रहा है, अंडर आएगा यहाँ पे, ये अंडर प्रोडक्शन आएगा सर यहाँ पे, सिंपल सा। बाकी आपको पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, कैसे भी मतलब ये क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था सर, यूपीएससी ने बहुत शानदार पेपर बनाया था, बस ये था आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी और चीज़ों को समझना था बस उस तरह से। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सर, इज और आर करेक्ट, देखो वापस उसी पे जोर दिया करो, करेक्ट और नॉट करेक्ट पे। मोस्ट ऑफ इंडिया रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन, सर सही बात है, पूरी जो हमारे फॉरेक्स है ना, फॉरेक्स में एफसीआई तो है सबसे ज्यादा, अपने जो फॉरेक्स हैं सर, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उस फॉरेक्स में एफसीआई सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना सर, आधे से भी ज्यादा, आधा भी नहीं सर, 70% 80% के आसपास है, तो अप्रॉक्स 80% के आसपास है, 80-83 के आसपास। तो पहला स्टेटमेंट सही है सर आपका, करेक्ट पूछ रहा है। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स बाय नेशन, सर कॉस्ट लगती है, क्यों नहीं लगती भैया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही तो होती है। कोई कंट्री जो उसको होल्ड करना पड़ रहा है, कल को मान लो फ्लक्चुएशन आ गई उसमें, जो फॉरेन करेंसी है उसकी रेट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, तो सर फॉरेक्स ऊपर नीचे होते हैं ना अपने, तो फॉरेक्स ऊपर नीचे होते हैं तो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो सब चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, तो कॉस्ट तो होती है, क्यों नहीं होती सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब देर अगर नो हट जाता, ये सिर्फ नो स्टेटमेंट गलत है, बस नो वर्ड गलत है, नो हट जाता स्टेटमेंट सही है पूरा। ठीक है सर, तो आपका आंसर हो गया वन ओनली सर, फर्स्ट हो गया सही आंसर। ठीक है, फर्स्ट ही तो है, सेकंड गलत है आपका, सिंपल सा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है सर, ध्यान रखना है ना। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइस इंडेक्स कैप्चर इज और आर करेक्ट पूछ रहा है सर, है ना, वंस अगेन, ए प्राइस इंडेक्स कैप्चर्स द चेंज इन एवरेज प्राइस ऑफ ए कांस्टेंट बास्केट ऑफ कमोडिटीज।
यानी जो प्राइस इंडेक्स होता है वो कैप्चर कर रहा है किसको, एवरेज प्राइस को कमोडिटीज के बास्केट की। सही बात है सर, बिल्कुल है ना। सेकंड है, ये बात सही है ना बिल्कुल, प्राइस इंडेक्स में यही तो आता है। अब डब्ल्यू पी आई सी पढ़ते हैं सर उन सब चीज़ों में, इशू में सही है। सेकंड बोल रहा है अगर प्राइस इंडेक्स जो है उसने वैल्यू 100, 110 और 121 ली, यानी 100 ली, 110 और 121 सर कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो इन्फ्लेशन रेट जो थी वो सेकंड और थर्ड ईयर में 10 और 21%। नहीं सर, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ईयर ऑन ईयर कितना चेंज आ रहा है। तो 100% से 110 गई वो ठीक है, 10% चेंज आया, सेकंड में 10% सही है, लेकिन 21% किस पे देखेंगे, 110 से 21 गई है सर, 121, तो वो 21% नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये 21% गलत है यहाँ पे। सिंपल सी मैथ है भैया, कैलकुलेशन। इन्फ्लेशन हर ईयर ऑन ईयर देखते हैं, कोई चीज की कीमत 2024 में कितनी है, 2023 में कितनी थी, 2022 में कितनी थी, 21 में कितनी थी। अगर हमें 3 ईयर्स का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 2021, 2022, 2023, 24 कैलकुलेट कर रहे हो तो 2022 में क्या रेट थी उसकी, 2023 में कितनी है, 2024 में कितनी है सेम चीज की। तो सर 110 का आपको 121 हुई है, तो वो 21% नहीं हुआ है, वो तो हार्डली 10-11% के आसपास आएगा, 10 से 11 के बीच में आएगा, रफली 10% के आसपास, 10 से 11 के बीच में आएगा। तो ये 10 से 11% है सर, रफली। मैं मतलब डेप्थ में उसमें नहीं जा रहा हूँ कैलकुलेशन पे, एक रफली एस्टिमेट के लिए सर, समझने के लिए। ठीक है सर, समझ गए पूरी कहानी। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, तो अपना आंसर हो जाएगा सर 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है सर अपना लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट है अपना सर, वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई जो है उसमें सर इसके बात हो रही है कि उनका वेटेज कितना कितना है। तो सर फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन डब्ल्यूपीआई देन दैट ऑफ प्राइमरी आर्टिकल। सर फ्यूल और पावर का तो सबसे कम होता है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाएगा, इधर करेक्ट बोल रहा है ना, हाँ करेक्ट बोल रहा है सर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट किसका होता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। सबसे पहले हाईएस्ट है मैन्युफैक्चर्ड का, सेकंड है आपके प्राइमरी आर्टिकल्स का, थर्ड है आपका फ्यूल एंड पावर का। तो स्टेटमेंट जो है सर हायर देन, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है आपका, फर्स्ट गलत है सर। सेकंड सही है आपका, फर्स्ट गलत है, ये हो गया आपका आंसर सर, सिंपल सा। ठीक है, ये हुए सर अपने अभी तक के क्वेश्चन, किसके, इकोनॉमी के पूरे क्वेश्चन सर। ठीक है, 2024 के फर्स्ट के इकोनॉमिक क्वेश्चन किए अपने पूरे। अभी सीरीज आएगी सर आपकी 2023 की पूरी, 2023 के सेकंड की, फिर 2023 सीडीएस के हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में। ओके, थैंक यू।